अस्सलामुअलैकुम भाई, याद रखना ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ कौन सा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, RLC सर्किट। आपको हमेशा कहीं ना कहीं देखने के लिए ज़रूर मिलेगा और इलेक्ट्रॉनिक में आगे जाना है फिर तो ये जान है इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, चलो समझते हैं RLC सर्किट क्या है और इम्पिडेंस क्या है और इम्पिडेंस ट्रायंगल कैसे ड्रॉ होगा। क्योंकि इम्पिडेंस को अगर आपने फाइंड करना है तो इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। सही है, सबसे पहले समझते हैं RLC सर्किट क्या है, उसके बाद इम्पिडेंस आएगी। ठीक है, देखो कुछ नहीं है मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है। R स्टैंड फॉर रेजिस्टर, ठीक है, रेजिस्टर। L स्टैंड फॉर इंडक्टर एंड C स्टैंड फॉर कैपेसिटर, कैपेसिटर, कैपेसिटर। तो ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, सो वी कॉल द पर्टिकुलर सर्किट इज RLC सर्किट। बात क्लियर हो गई है ना, बात समझ में आ गई ना। जहां पर बिरयानी हो, कराची का जिक्र तो होगा ही होगा, है ना। तो जहां पर RLC सर्किट होगा तो वहां पर हम क्या कहेंगे कि सर्किट में रेजिस्टर है, इंडक्टर है और कैपेसिटर है। और याद रखना ये तीनों होंगे, ऐसा नहीं होगा तीनों में से कोई दो होगा या एक होगा, तीनों होंगे। अच्छा, अब ये बनता कैसे है जरा देख लो। सही, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है। इस सर्किट से हम फिल्टरिंग करते हैं। फिल्टरिंग क्या कि हमारे पास जो सिग्नल होता है ना उसमें अगर कोई नॉइस हो तो उसको हटा लेते हैं। इस सर्किट से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, जस्ट सर्किट दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब देखो RLC सर्किट दिखता किस तरह का है। देखो ये आपके पास एक सोर्स हो गया, सोर्स में ले रहा हूं AC सोर्स, ठीक है, AC सोर्स। अब देखो RLC है तो पहले आ गया रेजिस्टर। रेजिस्टर का सिंबल ऐसे बनता है ना सर्किट में, सर्किट डायग्राम में, तो ये हो गया रेजिस्टर। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो VR कहलाएगा। उसके बाद आएगा इंडक्टर्स। इंडक्टर्स का सिंबल ऐसे बनता है ना, R फिर L आ गया। और इसके अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज होगा वो VL होगा। उसके बाद आ गया कैपेसिटर। कैपेसिटर का सिंबल इस तरह बनता है ना सर्किट में, और इसके अक्रॉस जो आपके पास वोल्टेज होगा वो VC कहलाएगा। और ये जो टोटल वोल्टेज होगा इसे हम कहेंगे V सोर्स का वोल्टेज, और ये AC सोर्स है, ये याद रखना। अच्छा, अभी ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये सर्किट सीरीज है या पैरेलल है, जल्दी से बताओ। आई होप बता दिया होगा, वीडियो रोक लेना, देख लेना। ये सर्किट है पैरेलल। नहीं सर ये सर्किट सीरीज है। जी भाई ये सर्किट सीरीज है, पैरेलल नहीं है, आपको जगाने के लिए मैंने कहा। तो ये सर्किट क्या है, सीरीज है, पैरेलल नहीं है। क्यों पैरेलल नहीं है, देखो एक ही डायरेक्शन है करंट को फ्लो करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर करंट आता है, IC आता है आपके पास, ठीक है, AC करंट है ना इसलिए IC कह रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, IS कह लेते हैं, सोर्स करंट। तो यहां से भी गुजरेगा वो, फिर यहां से गुजरेगा वो। तो इधर जो करंट होगा वो कौन सा होगा, IR। रेजिस्टेंस में जो करंट होगा इधर IL होगा और इधर IC होगा। समझ आ गई बात। एक ही डायरेक्शन है करंट के पास जाने की, करंट के पास कोई दूसरी डायरेक्शन नहीं है। अब बताओ अब सर्किट कैसा है। अब मैंने इधर यूं जोड़ दिया, अब पैरेलल हो गया है, क्योंकि जब करंट यहां पर आएगा तो उसके पास दो डायरेक्शन होगी, या तो नीचे चला जाए या तो सामने चला जाए। यहां भी जब वो आएगा उसके पास दो डायरेक्शन होगी, या तो सामने चला जाए या तो नीचे चला जाए। ये सर्किट पैरेलल है। तो RLC सर्किट शुड नॉट बी पर्टिकुलर सर्किट। मतलब RLC सर्किट कोई ऐसा सर्किट नहीं होगा जो हमेशा सीरीज हो। ये पैरेलल भी हो सकता है, सीरीज भी हो सकता है। अब सीरीज कब होगा, पैरेलल कब होगा, तो भाई वो हमारे यूज़ पर है। तो जब हमें सीरीज का यूज़ चाहिए होगा तो हम सीरीज में लगा लेंगे, पैरेलल का यूज़ चाहिए होगा तो पैरेलल में लगा लेंगे। तो बात क्लियर हो गई, समझ आ गई ना RLC सर्किट क्या होता है। अच्छा, अब इम्पिडेंस क्या है। देखो ये तीनों ही जो चीज़ें हैं आपके पास क्या देती हैं, रेजिस्टेंस। तो इन तीनों रेजिस्टेंस को मिलाकर जो रेजिस्टेंस बनेगी वो कहा जाएगा इम्पिडेंस, उसी को इम्पिडेंस कहा जाएगा। बात क्लियर हुई, बहुत आसान बात है। देखो आपके पास क्या है, ऐसा सर्किट जो RLC सर्किट है, तो ये तीनों की जो रेजिस्टेंस होगी ना, इसी तीनों की रेजिस्टेंस को कहा जाएगा इम्पिडेंस। बात समझ आ रही है, फिर से समझो। रेजिस्टर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, भाई रेजिस्टर तो काम ही रेजिस्टेंस देने का करता है ना, तो ये तो बात कोई बताने वाली नहीं है। इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस होगी जिसे हम बोलेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर की अपनी रेजिस्टेंस होगी, इसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इन तीनों की रेजिस्टेंस मिलकर जो रेजिस्टेंस बनेगी
दैट वी कॉल इम्पिटेंस। कितनी आसान आसान बातें हैं, कोई मुश्किल चीज़ें हैं ही नहीं। अच्छा, अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इम्पिटेंस को निकालने के लिए हम बनाएंगे एक ट्रायंगल। तो इसी ट्रायंगल को कहा जाएगा इम्पिटेंस ट्रायंगल। तो अभी मैं इम्पिटेंस ट्रायंगल आपको बना के दिखा दूंगा। तो इन तीनों की रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, इम्पिटेंस। इन तीनों की रेजिस्टेंस का मैं सम नहीं कह रहा हूं, मैं इन तीनों की रेजिस्टेंस कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी जब फॉर्मूला बनेगा ना तो वो थोड़ा सा अलग नजर आएगा, इसीलिए इसको याद रखना। तो इन तीनों की जो मिलकर रेजिस्टेंस बनेगी उसे हम बोलेंगे इम्पिटेंस। देखो यहां लिखा हुआ भी है, ये पढ़ा हमने। देखो एन RLC सर्किट इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये RLC सर्किट ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें होगा, कंसिस्टिंग ऑफ का मतलब है होना, एक रेजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, जो कि कनेक्ट होंगे सीरीज में या पैरेलल में भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई। फिर इम्पिटेंस क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है, अ सर्किट कंटेनिंग, एक सर्किट होगा जो कंटेनिंग करेगा रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ऑफर ऑपोजिशन, और ये तीनों मिलकर ऑपोजिशन देंगे यानी करंट को रोकेंगे। तो ये जो ओवरऑल आपके पास सर्किट में होगी रेजिस्टेंस, इसे हम बोलेंगे इस कॉल इम्पिटेंस। बात क्लियर हो गई, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा, अब आ जाते हैं इस तरफ के, इस इम्पिटेंस को आखिर निकालना कैसे, क्योंकि इस इम्पिटेंस का फॉर्मूला ये नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इम्पिटेंस का जो सिंबल होता है ये भी देख लो। द सिंबल फॉर इम्पिटेंस इज, सिंबल बहुत ज़रूरी है, इसी से चीज़ें पहचान में आती हैं। अगर किसी बच्चे को सिंबल याद हो जाए ना तो समझ लो फिर तो न्यूमेरिकल में उसके पूरे नंबर आने के चांस बहुत पक्के हो जाते हैं, क्योंकि सिंबल याद हो गया तो फॉर्मूला याद करना आसान है, और फिर फॉर्मूला लगा लिया तो न्यूमेरिकल आ जाता है आपका। ठीक है, तो सिंबल इसका होता है Z। ठीक है, Z होता है। ठीक है, याद हो गया। अच्छा, अब बाकी की तो सिंबल आपको पता है ना। अच्छा, R का जो सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो RE होता है। व्हाट इज द सिंबल फॉर इंडक्टर, यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस का सिंबल क्या था, हमने पढ़ा था ना, XL। सही है, I नहीं होता। आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस से R लिया तो इंडक्टर से I लेना चाहिए, RIC सर्किट होना चाहिए। नहीं ले बेटा, लेकिन इंडक्टर से जो है ना वो L लिया जाता है। ठीक है, और ये XC हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई, इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अच्छा देखो, अब ट्रायंगल कैसे बनेगा। सबसे पहले आप X एक्सिस पे रखोगे हाइपोटेन्यूस। देखो मैंने कहा ना, इन सबका इफेक्ट आएगा, यानी जब आप इम्पिटेंस निकालोगे तो सबका इफेक्ट होगा, यानी रेजिस्टर का भी, इंडक्टर का भी और कैपेसिटर का। तो फिर यानी हमारी इम्पिटेंस तो वाई हाइपोटेन्यूस होनी चाहिए। तो ये आपकी है हाइपोटेन्यूस जो कि इम्पिटेंस को बता रही है ट्रायंगल में। ये आपके पास है रेजिस्टर जो कि बेस में रखा गया है। एंगल यहाँ ड्रॉ हो रहा है तो इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस होगी, जिसे हम बोल सकते हैं RT बोल सकते हैं। मैं बुक में देख लेता हूँ क्या सिंबल यूज़ किया गया है। हाँ, बुक में XT बोला गया है, RT नहीं, XT बोलते हैं, XT। ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपके पास XC, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके पास वो है XL। अब मैं बोलूँ बेटा ये लिख लो, तो ये गलत बात होगी या नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं ये XC कहाँ से आ गया, RC क्या आ गया, ये लॉजिक क्या है भाई। चलो आओ लॉजिक सुनो। इससे पहले मैंने टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें मैंने ये बात आपको बताई भी थी कि आपके पास जो इंडक्टेंस होती है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होती है आपके पास, वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी इंडक्टर के अंदर अगर करंट बढ़ेगा, AC करंट बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी इंडक्टर की। बात समझ आ गई। तो इसीलिए ये ऊपर की तरफ है, जो आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना वो ऊपर की तरफ है। लेकिन ये L बनाया मैंने, C नहीं बनाया। लेकिन इन्वर्स में जो है वो आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैपेसिटेंस में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। अब आप बोलोगे सर बात तो समझ आ रही है लेकिन लॉजिक समझ नहीं आ रहा। तो लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी जितना ज़्यादा इसमें करंट आएगा उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो
क्या होगा, बैक टीएमएफ आएगा, उतना ज़्यादा आपके पास इंड्यूस करंट आएगा, जिस वजह से इंडक्टेंस बढ़ेगी, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, और साथ ही साथ जितना ज़्यादा करंट होगा, जितना ज़्यादा आपके पास करंट आएगा, उतनी जल्दी ये कैपेसिटर चार्ज या अनचार्ज होगा, चार्ज या डिस्चार्ज होगा। तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ जाने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी से चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसीलिए करंट फिर इजीली फ्लो कर जाया करेगा आगे। तो इस वजह से ये नीचे की तरफ बनेगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस आपके पास ऊपर की तरफ होगी। लेकिन आप तो इंटरेस्टेड हो XT में, तो भाई XT ऐसे नहीं निकाला जा सकता कि अगर मैं ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसी को बराबर समझ लूँ ऊपर वाले हिस्से के और माइनस कर दूँ। किससे? देखो मुझे XT चाहिए, तो मुझे माइनस क्या करना पड़ेगा, XL, और ये अगर बराबर है तो माइनस XC हो गया, है ना। तो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आ रहा है, XT, हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है, Z, और बेस क्या आ रही है, R। राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं, देखो ना यहाँ 90 का एंगल बन रहा है। तो क्या यूज़ कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम फॉर इम्पीडेंस के लिए। तो क्या बनता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो कि आपके पास क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमने ऊपर मेंशन कर दिया है, Z का स्क्वायर, Z मीन इम्पीडेंस, और बेस यानी R का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जिसे आप XT भी लिख सकते हो। अच्छा, मुझे सिर्फ Z में इंटरेस्ट है, ZT में नहीं, Z स्क्वायर में नहीं। तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड करूँगा, x स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल Z। तो एक फार्मूला आ गया आपके पास, R का स्क्वायर प्लस XT का स्क्वायर, बुक में ये वाला लिखा होगा, R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस, और इसी को कहते हैं हम इम्पीडेंस ट्राइंगल, ठीक है। और एक बात याद रखना, बुक में ना इसे XL कह दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, XL, या XT कह दिया तो XT भी पॉसिबल नहीं है, ये XC ही है। मैंने इसे वेरीफाई कर लिया था एक जगह से। और तो यहाँ पर हमारा ये इम्पीडेंस का टॉपिक कंप्लीट होता है, और RLC सर्किट भी यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये समझ में आई या नहीं आई बात। देखो मैंने सारी चीज़ें बहुत डिटेल में ले जाके समझाई हैं, कोई भी चीज़ नहीं छुपाई। फ्रीक्वेंसी कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है XM के, XC के, और रजिस्टर वगैरह सब कुछ समझा दिया। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।